बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 17 लेके चल रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, जो कि आपके इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन था। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटीरियल्स। याद रहे, ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से तैयार है तो आपको ये याद होगा कि हमने कुछ इस तरह का ग्राफ डिस्कस किया था। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास स्ट्रेस थी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या थी, स्ट्रेन। और यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी थी, फोर्स एलोंगेशन आर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा था फोर्स एलोंगेशन ले लें या स्ट्रेस स्ट्रेन कह लें। तो हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस स्ट्रेस ली थी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्ट्रेन ली थी। आज हमने क्या किया, वही ग्राफ है, लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एलोंगेशन, एक्सटेंशन, लेंथ, जो मर्जी नाम दे दे। तो इसका मतलब ये तो फिर कल वाला ग्राफ हुआ ना। तो आज के इस टॉपिक में फिर हमने क्या करना है, क्या न्यू बात है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो इस तरह का ग्राफ था जिसे हमने टोटल 8 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया था, उसमें कोई हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं थी। लेकिन आज के इस ग्राफ में हम ग्राफिकल मेथड को यूज करके स्ट्रेन एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के नाम पे गौर कीजिएगा, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम एक रबर की एग्जांपल को यूज करते चले आ रहे हैं। तो हमारे पास दोबारा वही एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक रबर जिसकी लेंथ कुछ ना कुछ है और आपको नजर आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हमने क्या कहा था कि इस पर स्ट्रेस अप्लाई करें। स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, लेंथ में चेंज आ गया ना। अब अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूँ, गौर कीजिएगा, लेंथ में चेंज आया कब, जब मैंने इसके ऊपर वर्क किया। तो कह सकता हूँ ना ऐसे, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने जब वर्क किया तो इस रबर की लेंथ में चेंज आया। यही जो मैंने वर्क अप्लाई किया है, यही वर्क मेरा इस रबर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। और यही जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, इसी को आप स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेन एनर्जी हमें कैसे दिखेगा, हम कैसे मान लें कि भाई ये एनर्जी इसमें स्टोर हुई है आपके वर्क डन वाली। तो डियर स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दूं तो रबर अपनी पहले वाली लेंथ में पोजीशन में चला गया है। कौन लेके गया है, मैं लेके गया हूँ? नहीं, वो जो मैंने इस पे वर्क किया था, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया था, जिसे आप स्ट्रेन एनर्जी कह रहे हैं, वो स्ट्रेन एनर्जी इसको अपनी पहले वाली लेंथ में लेके गई है, मैं नहीं लेके गया। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट मिल गया, बॉडी पहले वाली हालत में चला गया ना। इसका मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए जो इस वायर में, रबर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, उसको हम नाम देंगे स्ट्रेन एनर्जी का। अब अगर आपको याद हो, छोटी क्लासेस में हम ये रबर रात को प्लान करके बैग में रखा करते थे और सुबह फिर क्या करते थे, बैग से मौका देखते ही निकाल के दूसरे तीसरे डेस्क पे बैठना और फिर पहले वाले डेस्क के बच्चों पे दे मारना, उनके कान पे बिल्कुल निशाना पक्का करके, और ऐसे, और वो बेचारा टांटा, और हम खुश हो रहे हैं, अंदर ही अंदर खुशी हो रही है कि हमने शरारत कर ली, हालांकि ये ज्यादती थी। तो अब वहाँ पे देखें, स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने गौर नहीं किया क्योंकि हमें तब पढ़ाया नहीं गया ना। तो आज वहाँ पे हमें ये चीज़ याद आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, खींचा आपने, इसका मतलब आपने वर्क किया, वही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया, जो कि स्ट्रेन एनर्जी है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की, स्ट्रेन एनर्जी अपने रबर को, वायर को पहले वाली हालत में लेके गई है। तो एनर्जी स्टोर हुई थी तो रबर पहले वाली सिचुएशन में चला गया ना। तो ये है स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, जो वायर में, बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया,
विद इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए जो आपकी वायर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसका नाम स्ट्रेन एनर्जी है। ये नहीं कहना कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन या इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल गए हैं आप, फिर जो बॉडी के पास एनर्जी है वो स्ट्रेन एनर्जी है ना, ये गलती नहीं करनी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए जो वायर के पास, रबर के पास, बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो आपकी स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन, ये भी बता दिया। इसी डेफिनेशन को आप यूं भी कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। अब यही दोनों डेफिनेशंस डियर स्टूडेंट्स आपके इस टॉपिक में बुक में यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप चाहें तो यहाँ से अंडरलाइन कर लें, ये दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी गई हैं टॉपिक के नेक्स्ट पेज पे, इस पैराग्राफ में ये मेंशन कर लें, नोट कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने इसी टॉपिक का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ ये आपने लाजमी लिखना है। तो यही फर्स्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा नहीं है, थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे आपने बुक से फर्स्ट पैराग्राफ लिख लेना है। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है वो आपको हम बता देते हैं और फिर हम मैथमेटिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। कहता है कंसीडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फिक्स स्पॉट है जिसके साथ हमने इस वायर का एक एंड क्या कर दिया जी, अटैच कर दिया, और वो वर्टिकली हैंग कर रही है, क्लियर। और इस वायर की लेंथ क्या है, एल, यहाँ तक ये वायर है, यहाँ तक, ये यहाँ तक, उसकी लेंथ क्या है, एल। अब डियर स्टूडेंट्स इसी वायर के साथ जब आप लोड कनेक्ट करेंगे, आगे कह रहा है इट इज स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग अ वेट एट द अदर एंड। वायर के दूसरे एंड के साथ जब आप लोड या वेट अटैच करेंगे तो जाहिर सी बात है लेंथ में चेंज आएगा। अब जो लेंथ में चेंज आया उसका नाम क्या है, डेल्टा एल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले लेंथ यहाँ तक थी, अब लेंथ में क्या आ गया, चेंज। कब, जब आपने लोड कनेक्ट किया तो फोर्स भी बढ़ जाएगी ना, तो लेंथ में भी चेंज भी आ गया। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ यहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करना चाहूँ तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, जिसको हमने एक्सप्लेन करते हुए मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो देखें इनिशियली आपके पास वायर क्या थी, बिना लोड के ऐसी थी ना, बाद में हमने लोड कनेक्ट किया। तो जब हमारे पास सिर्फ वायर थी, अभी हमने लोड कनेक्ट नहीं किया, तब उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। एक्सटेंशन क्या होगी, यानी कि हमारे पास जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी क्या, नहीं होगी ना, तो वो भी तो ज़ीरो। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें ज़ीरो। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स वाई ग्राफ के अंदर हमारे पास यहाँ पे उस टाइम वायर होगी। अब वायर अगर यहाँ पे है तो फोर्स भी ज़ीरो, एल भी ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं कि हम इस वायर के साथ लोड कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप लोड अटैच करेंगे तो फोर्स बढ़ती जाएगी, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी ना, लेंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, देखें फोर्स बढ़ती जा रही है, 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 लेकिन कैसे, लीनियरली बढ़ती जा रही है। यानी कि फोर्स एफ और एल, या आप जिसको एक्सटेंशन कह रहे हैं, उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है कि भाई ये और ये आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, डायरेक्ट। ये कल बात हम कर चुके हैं। तो आज भी तो वही स्ट्रेट लाइन है ना। तो बढ़ते 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 एक पॉइंट आया, पॉइंट सी, जहां तक फोर्स और ये एक्सटेंशन डायरेक्ट रिलेशन में चल रहे थे। उसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है, बेंड, डेविएट हो रहा है ना। इसका मतलब यहां से वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक था ना, वो टूट जाएगा, प्रोपोर्शनल का रहेगा। प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फ़र्क है, और ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ से फिर आगे आपके पास प्लास्टिसिटी, और फिर वो हम चीज़ इधर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पहले हम बता चुके हैं। सिर्फ इस पोर्शन के अंदर हमने स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि आपका ग्राफ कैसे है, स्ट्रेट लाइन, और एफ और एल का रिलेशन क्या चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है। ऐसी है ना, लीनियरली स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। तो अब हम यहाँ से मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखें जब आपके पास वायर यहाँ पे थी, अभी लोड कनेक्ट नहीं किया था, तो तब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो। तो वही बात लिखी है, व्हेन द लोड इज नॉट अटैच्ड टू वायर द फोर्स इज ज़ीरो, पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पे व्हेन लोड इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग द फोर्स इज मैक्सिमम। जब आप लोड वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी ना। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ तक ग्राफ को डिस्कस करना चाहें तो फोर्स मैक्सिमम बनेगी F। अगर इस पॉइंट तक डिस्कस करना चाहते हैं तो फोर्स मैक्सिमम बनेगी F1।
अगर इस पॉइंट तक करना चाहते हैं तो फिर आपकी फोर्स मैक्सिमम बनेगी F2। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉइंट लेना चाहते हैं। बुक वालों ने ये वाला पॉइंट लिया है, तो हम भी इसी पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, F1। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम फोर्स का मतलब F1। इससे आगे हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम फोर्स F2 बन जाएगी, आप यहाँ F2 लिख दें। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स की दो वैल्यूज आ रही है। एक हमने पॉइंट कंसीडर किया हुआ है ये इनिशियली, और एक फाइनल किया हुआ है ये। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम और यहाँ इनिशियल 0। हमें तो चाहिए होगा अब एवरेज। तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू, दो वैल्यूज हैं, सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, 0 + F1 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज फोर्स आ गई हाफ F1। क्लियर। अब हमें चाहिए इसी एवरेज फोर्स की तरफ से वर्क डन, क्योंकि हमने तो वर्क किया है ना, लोड नहीं कनेक्ट किया आपने। तो अब डियर स्टूडेंट्स, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज फोर्स हमने क्या कैलकुलेट की, हाफ F1, और एक्सटेंशन को हमने यहाँ पे इस पॉइंट बी पे एक्सटेंशन को क्या नाम दिया हुआ है, L1। तो मैंने लिख दिया L1। अब इसको तरतीब से लिख लें, हाफ F1 L1। ये क्या आ गया, वर्क आ गया। अभी आपको बताया यही वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रेन एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ वर्क किसके इक्वल है, स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू यही फार्मूला, हाफ F1 L1। तो ये मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, इक्वेशन ए। लो जी, टॉपिक खत्म हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें, फोर्स क्या कांस्टेंट रह रही है, नहीं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो आपकी बुक क्या कहती है, फिगर शोज दैट द फोर्स F डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन L1, इट वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to F1। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, F1। तो यूनिफॉर्मली फोर्स इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो अब आपको चैप्टर 4 में टॉपिक याद होगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था आपने, स्मॉल पैचेस बनाए थे। हर पैच के अंदर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट, लेकिन एक पैच की और दूसरे पैच की फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी। एक पैच के अंदर जितना भी रीजन बनता था इंटरवल में, उसमें फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी। तो आपने क्या किया था, स्मॉल पैचेस बनाए थे, तब आपने टोटल वर्क फाइंड आउट किया था। तो आज यहाँ पे भी देखा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर जितनी भी ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है या रीजन आ रहा है, हम स्मॉल पैचेस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैच बनाया, देखें। अब इस पैच में इस फोर्स की वैल्यू पे गौर करें, कांस्टेंट नहीं आ रही, देखें ना, इस पैच की फोर्स की वैल्यू एक ही आ रही है ना। इस लाइन और इस लाइन के बीच जितना भी रीजन आ रहा है, उस पे फोर्स की वैल्यू एक ही आ रही है। इसी तरह आप क्या करें, यहाँ पे छोटे 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 स्मॉल पैचेस बना लें, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये देखें जी, ये सारे आप क्या करें, छोटे छोटे, इससे भी छोटे बनाने हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो इस तरह ये सारे आप पैचेस बना लें। तो ये क्या बन गई, ट्रायंगल बन जाएगी ना। तो यही ट्रायंगल मुझे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये मैं चेक कर लेता हूँ। इसी ट्रायंगल को OAB बाहर निकाल लें, OAB। अब हम ये भी जानते हैं O से A1 तक की एक्सटेंशन का नाम क्या है, L1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये तो मेरे पास है L1, और यहाँ से यहाँ तक और देखें ग्राफ में, इसका नाम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैक्सिमम पॉइंट है ना। तो ये देखें ये क्या है, 0 to F1, तो F1 बन गया ना। तो ये आ गया जी F1। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल हमने अलग कर ली। इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँ, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, L1, हाइट क्या है, F1। तो हाफ F1 L1, ये मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल का एरिया। अब इस फार्मूले को गौर से देखें, हाफ F1 L1, ये तो इक्वेशन ए जैसा नहीं आ गया। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मुझे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो मुझे स्ट्रेन एनर्जी या वर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सेम रिलेशन आ गया ना। तो यही तो हमने कैलकुलेट करना था। तो मैं यहाँ से MCQs बना सकता हूँ, जो कि आ चुका है बोर्ड में, क्या कि भाई इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसको मैं शॉर्टकट कह सकता हूँ F1 मल्टीप्लाई L1 gives the information of
इंफॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, एनर्जी कह सकता हूँ या फिर वर्क भी कह सकता हूँ। यही इंफॉर्मेशन मिली है ना आपको। ये तो कांस्टेंट 1/2 F1 मल्टीप्लाई L1, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है ये? F अलॉन्ग y एक्सेस मल्टीप्लाई L। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि F मल्टीप्लाई L किसके इक्वल आता है? बोले F मल्टीप्लाई L, F फोर्स है, L क्या है? एक्सटेंशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो वर्क के इक्वल नहीं होता। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एरिया जो है वो स्ट्रेन एनर्जी या वर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपका MCQs बन जाएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो स्ट्रेन एनर्जी आई है, इसी रिलेशन को अगर हम इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपकी बुक ने इलास्टिसिटी वाला रिलेशन भी मेंशन किया है। तो अब हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कौन सी? वो मैक्सिमम पॉइंट पे F1। तो मैंने लिख दिया F1 डिवाइडेड बाई A, स्ट्रेस आ गई। ये वाला डिवीजन वैसे। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इस पॉइंट पे हमारे पास लेंथ में चेंज क्या आया? L1। ओरिजिनल लेंथ क्या है? L। तो चेंज इन लेंथ L1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब ये L ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन आ गई आपके पास ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ना आपने फोर्स F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स F1 अपनी जगह पे, यहाँ से देखें अपनी जगह पे, एरिया और L1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एरिया और L1 E के साथ आके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये वाला L मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फोर्स F1 आ गई। क्लियर? यही फोर्स F1 की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन में आके इक्वेशन A में इस जगह पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा है नाउ इक्वेशन A बिकम्स स्ट्रेन एनर्जी वर्क की इक्वल होती है और वर्क इज इक्वल टू 1/2। वैसे F1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू पुट कर दी। आगे ये वाला L1 वैसे का वैसे आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखें, ये हाफ वैसे EA L1 को L1 से मल्टीप्लाई तो L1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय ये L वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आ गई इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E आपको नज़र आ रहा है ना? तो ये आपने रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो जी ये हमारा टॉपिक था जो कि एंड हो चुका है। अब लास्ट पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे, जिस तरह आपने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया है, इसी तरह वो कहता है कि अगर आपके पास ये वाली डायग्राम आ जाए ABCD, तो ये क्या बन रही है? ट्रेपेजियम। तो इसका भी आप सिमिलरली एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास इसके इक्वल आता है या नहीं आता, ये फिर आप चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि एक तो हमने कर दिया ना, अब दूसरा काम आप खुद कर लें। तो अब डियर स्टूडेंट्स, एक दो और MCQs यहाँ से बन सकते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने वहाँ से एरिया देखा, वो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है? एनर्जी की, वर्क की। तो यहाँ से वो आपसे स्लोप भी पूछ सकता है, स्लोप। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या आप सिंपल कह लें y ओवर x। ऐसे ही होता है ना? तो अलॉन्ग y एक्सिस क्या है आपके पास? फोर्स। अलॉन्ग x एक्सिस क्या है? L को आप क्या कह सकते हैं? x भी तो कह सकते हैं ना, आपकी मर्जी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ रहा है? y के अलॉन्ग है फोर्स डिवाइड बाय L, या फिर L को आप क्या कह सकते हैं? x। यानी कि मेरे पास स्लोप f ओवर x के इक्वल आ रहा है। और f ओवर x किसके बराबर होता है? क्लास 10th में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं, फिर क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ के आ रहे हैं। तो याद करें। तो इसका मतलब f ओवर x को अगर मैं देखना चाहूँ तो कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx, स्प्रिंग कांस्टेंट k। याद है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक। तो यहाँ से देखें, k अपनी जगह पे, f अपनी जगह पे, x इधर जाके डिवाइड हो गया। तो f ओवर x किसके इक्वल आ रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मुझे स्लोप है ना, वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो स्प्रिंग कांस्टेंट k की इंफॉर्मेशन दे रहा है।
और कल जब हमने यहाँ पे स्ट्रेस ली थी, यहाँ पे स्ट्रेन ली थी, तो वो भी तो पूछा जा सकता है ना वहाँ पे स्लोप, तो वो भी देख लें। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्ट्रेन के। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट यूज़ करना चाहें जिसका नाम के हो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस के नीचे आके स्ट्रेन डिवाइड हो जाएगी, के अपनी जगह पे, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये देखें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो पे किसके इक्वल आ रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, इसको आपने याद रखना है। और डियर स्टूडेंट्स लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहीं से क्या कि अगर इस इक्वेशन में स्ट्रेन एनर्जी E, तवज्जो दीजिएगा, E इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, 1/2 F1 L1। अगर इस फार्मूले में डियर स्टूडेंट्स मैं दोनों साइड्स पे, बल्कि एक ही साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, ये देखें एनर्जी वैसे 1/2 F1 L1 डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल, दोबारा वही इक्वेशन बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखते जाए, E इज इक्वल टू 1/2 F1 मल्टीप्लाई L1 डिवाइड बाय, इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वॉल्यूम को एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला वॉल्यूम वैसे का वैसे। अब ये वॉल्यूम इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2। अब ज़रा गौर करना है, F1 डिवाइड बाय A को अलग लिख रहा हूँ और L1 डिवाइड बाय L को अलग लिख रहा हूँ। कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये वॉल्यूम इस साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स तवज्जो तवज्जो, 1/2 ये फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है, स्ट्रेस, जिसको मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ। तो ये आगे जी स्ट्रेस। आगे डियर स्टूडेंट्स इस पे गौर करें, चेंज इन लेंथ, L1 चेंज इन लेंथ है ना, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये क्या बन गई, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एप्सिलॉन। तो ये आ गया एप्सिलॉन। तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इधर लिख देते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल आ गई, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और इसी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या नाम देते हैं, एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी। तो अगर वो आपसे पूछे कि एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करें, तो वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, हाफ सिग्मा इनटू एप्सिलॉन। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करते रहें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें, अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।